हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत का संपूर्ण इतिहास। दोस्तों, इसे हम दो वीडियो में कवर करेंगे। पहले वीडियो में हम भारत पर अरबों के आक्रमण से लेकर दिल्ली सल्तनत को पूरा ख़त्म करेंगे और दूसरे वीडियो में विजयनगर साम्राज्य से लेकर मराठा साम्राज्य तक पूरा ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत और अरबों का आक्रमण। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं दोस्तों, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था और किसके नेतृत्व में किया था। तो दोस्तों, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण जो किया था ये 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया था। अगला है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था, तो वो मोहम्मद बिन कासिम ही था। इसी ने 712 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, अरबों ने सिंध पर विजय पाई थी, तो ये 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय पाई थी। उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था और मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित किया था। जजिया कर का प्रचलन किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने ही जजिया कर का प्रचलन किया था। आगे देखते हैं, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था महमूद गजनवी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी जो था वो था महमूद गजनवी। इसका उद्देश्य क्या था? धन दौलत को लूटना, भारत से धन दौलत को लूटना और गजनी साम्राज्य में ले जाना यहाँ से। आगे देखते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर हमला कितनी बार किया था? तो इसने 17 बार किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसका पहला आक्रमण जो था ये 1000 ईस्वी में था। इसका पहला आक्रमण था 1000 ईस्वी में और अंतिम आक्रमण था 1027 ईस्वी में। आगे देखते हैं, महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर लूटा गया था। तो महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में भीम प्रथम के समय में लूटा गया था। भीम प्रथम के समय में लूटा गया था और ये 16वां आक्रमण था। किसी किसी बुक में दोस्तों 17वां आक्रमण देखने को मिलता है, लेकिन ये सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण था ये 16वां आक्रमण था। आगे देखते हैं, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो ये 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। दोस्तों, हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखते हैं, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनवी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने प्रथम बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी के दरबार में थे तो फिरदौसी जो था एक कवि था और उतबी इतिहासकार था। महमूद गजनी के दरबार में फिरदौसी कवि था और उतबी इतिहासकार था। किताब उल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी पुस्तक की रचना उतबी ने की है। दोस्तों याद कर लें, किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी की रचना उतबी ने की है। आगे देखते हैं, आगे है, महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी हैं। ये फारसी में लिखी गई है। अलबरूनी भारत आया था महमूद गजनवी के साथ में। अलबरूनी जो भारत आया था ये महमूद गजनवी के साथ में यहाँ भारत आया था। आगे देखते हैं, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी ही था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। इसकी पुस्तक है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था मोहम्मद गौरी। आगे देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? ये 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय हुई थी 1178 ईस्वी में, भीम द्वितीय ने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय हुई थी 1178 ईस्वी में, इसे भीम द्वितीय ने पराजित किया था। आगे देखते हैं,
1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। 1192 ईस्वी के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया और 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। आगे देखते हैं। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में गौरी ने किसे हराया था? तो वो गढ़वाल कन्नौज शासक था राजा जयचंद। गढ़वाल कन्नौज के शासक था राजा जयचंद को हराया था 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद को हराया था। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने कर दी थी। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोखर नामक जाट उपसमूह ने की थी। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये मोहम्मद गौरी का दास एवं गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का दास एवं गुलाम था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो था वो इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था वो इल्तुतमिश को माना जाता है। ये ऐबक का गुलाम था। तो दोस्तों पूछता है कि गुलामों का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो इसलिए गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। ये इल्तुतमिश ही है जो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे देखते हैं। गुलाम या दास या मामलूक वंश की स्थापना की थी तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसे गुलाम वंश, दास वंश या ममलूक वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी थी तो ये लाहौर थी। दिल्ली सल्तनत की जो प्रथम राजधानी थी ये लाहौर थी। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। लाहौर से राजधानी दिल्ली कौन लाया था? तो ये इल्तुतमिश लाया था। लाहौर से राजधानी दिल्ली को इल्तुतमिश लाया था। आगे देखते हैं। गुलामों का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को। अभी मैंने बताया ऊपर, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। शुरू किसने कराया था? तो ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य ऐबक ने शुरू कराया था और इसे पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। आगे देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में किया गया था? तो बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था। आगे देखते हैं। लाख बख्श कहलाता था तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था ऐबक ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये अजमेर में है। आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। चौगान आज के पोलो की तरह का एक गेम था। उसे खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक की। आगे देखते हैं। ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। ऐबक का मकबरा जो है लाहौर में है। आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ या एक अयोग्य शासक था। आराम शाह अयोग्य शासक था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है, अभी डिस्कस किया। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। तुर्कान-ए-चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। तुर्कान-ए-चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। इसमें 40 सरदार होते थे। आगे है। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के जो हैं ये इल्तुतमिश ने चलाए थे। इसमें चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। आगे है। मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय में। मंगोल शासक चंगेज खान इसने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासन के समय में। आगे देखते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे बनाया था? तो मलिक जानी को एवाज के स्थान पर बनाया था। मलिक जानी को एवाज के स्थान पर बनाया था। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी।
भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। आगे देखते हैं। रजिया ने विवाह किया था तो अल्तुनिया से किया था। रजिया ने शादी की थी अल्तुनिया से। रजिया की हत्या 1240 में डाकुओं ने कर दी थी। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं ने कर दी थी। बलबन का पूरा नाम, तो बलबन का जो पूरा नाम है वो गयासुद्दीन बलबन है। गयासुद्दीन बलबन है। आगे देखते हैं। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह 1249 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद से किया था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह 1249 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद से किया था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान ये नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद। आगे देखते हैं। बलबन को उलूग खान की उपाधि दी थी तो नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। बलबन को उलूग खान की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। आगे देखते हैं। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। फारसी त्यौहार नवरोज को प्रारंभ किया था बलबन ने किया था। फारसी त्यौहार नवरोज को प्रारंभ किया था बलबन ने। आगे देखते हैं। दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पता ही होने चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। सिजदा पैबोस की प्रथा लागू किया बलबन ने। सिजदा पैबोस की प्रथा लागू किया था बलबन ने। इसमें दोस्तों दरबार में सर झुका के जाना होता था और सर झुका के ही वापस आना होता था। सिजदा एवं पैबोस की प्रथा लागू किया था बलबन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन के। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे, ये बलबन के दरबारी कवि थे। आगे देखते हैं। भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। इन्हें भारत का तोतिया कहा जाता है। तोतिया हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। इन्होंने तबला और सितार का आविष्कार किया था। आगे देखते हैं। राजस्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक बलबन था। राजस्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक जो था बलबन था। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो है वो शमसुद्दीन कैमूर से है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर से। आगे देखते हैं। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा की गई थी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इसकी राजधानी थी किलोखरी। खिलजी वंश की राजधानी थी किलोखरी। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत पर आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। दक्षिण भारत पर आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी जो था ये फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा एवं दामाद था। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली एवं बुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का जो नाम था वो अली एवं बुरसास्प था। ये दोस्तों पूछता है प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मालिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो मालिक काफूर था। आगे देखते हैं। सिकंदर शानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर शानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी खुद को द्वितीय सिकंदर मानता था। आगे है। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। इसने भूमि की पैमाइश, भूमि को मापना शुरू किया था। आरंभ करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। आगे देखते हैं। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किया अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवाने रियासत, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसे दीवाने रियासत कहा जाता था। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखते हैं। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा और हौज खास का निर्माण कराया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाई दरवाज़ा हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। आगे देखते हैं। इक्ता प्रथा को समाप्त किया। इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने और इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता प्रथा को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखते हैं।
रानी पद्मिनी चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मिनी जो थी ये चित्तौड़गढ़ की रानी थी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने, इसे 1540 में लिखा था। आगे देखते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था या गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक ही था। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलकाबाद नगर का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था और गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान जो था यह गयासुद्दीन तुगलक था। आगे देखते हैं। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हैं। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम था वो जूना खां था। सनकी या पागल सुल्तान के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। सनकी या पागल सुल्तान के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। आगे देखते हैं दोस्तों। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता भारत आया था, एक मोरक्को यात्री था। ये भारत मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में आया था। इब्न बतूता मोरक्को यात्री था। ये भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में भारत आया था। आगे देखते हैं। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है किताबुल रिहला में। किताबुल रिहला में ये अरबी भाषा में लिखा गया है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है तो किताब उल रिहला में लिखा है। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। आगे देखते हैं दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना फिरोज तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बनता है? फिरोज तुगलक बनता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक ने लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक ने लगाया था। दीवान खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। दीवान खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। आगे देखते हैं। सिंचाई कर हक ए शर्ब लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक था। सिंचाई कर हक ए शर्ब लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित द्वार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। द्वार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था जिसे फिरोज तुगलक ने स्थापित किया था। आगे देखते दोस्तों। जौनपुर नगर को बसाया फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर नगर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। आगे देखते हैं। भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर। भारत का सिराज जौनपुर कहलाता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। आगे देखते हैं। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह। आगे देखते हैं दोस्तों। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। याद कर ले दोस्तों, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। आगे देखते दोस्तों। बहलोल लोदी का मकबरा को बनवाया था सिकंदर लोदी ने। बहलोल लोदी के मकबरे को बनवाया था सिकंदर लोदी ने। ये बहलोल लोदी का पुत्र था। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था। कबीर समकालीन थे तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आगे देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना करवाया था सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने करवाई थी। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी तो फारसी।
दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ये सिकंदर लोदी का पुत्र था। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था। आगे देखते हैं। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था इब्राहिम लोदी। दोस्तों, इब्राहिम लोदी ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए मारा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसकी मृत्यु हुई थी। अनाज से कर समाप्त किया सिकंदर लोदी ने। अनाज से कर समाप्त किया सिकंदर लोदी ने। आगे देखते हैं। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो हमने डिस्कस किए। इसके आगे का वीडियो हम डालेंगे 2-1 दिन में दोस्तों। उसमें विजयनगर साम्राज्य से लेकर के मराठा साम्राज्य तक का हम कवर करेंगे, जिससे मध्यकालीन भारत का संपूर्ण इतिहास कवर हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिन्हें आप याद कर लीजिए। दोस्तों, अगर एक बार में नहीं याद होते हैं तो वीडियो को 2 बार देख लीजिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।